वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 6 का 5वां चैप्टर हम लेके आ गए हैं आपके लिए, लंबाई एवं गति का मापन। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इजी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें हम देखने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग करते हैं और हमें उसकी गहराई या छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता। वो छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं जिससे सच में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अपने वीडियो में क्या करते हैं कि ये जो रिवीजन है, पीपीटी है, ये हम बाद में देखते हैं। पहले हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा 3 चीज़ मिलने वाला है। एक तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से डिटेल्ड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए। दूसरा, हमें एक्सरसाइज भी देखना है, एक्सरसाइज हम बना देंगे इसी वीडियो में। और तीसरा, रिवाइज करा देंगे ताकि कुछ भी ना बचे, पीपीटी से वो भी रिवाइज करा देंगे जो आपको नोट्स की तरह काम आएंगे। आप इस नोट्स को अपने राइटिंग में लिख करके बाद में यूज़ कर सकते हो। बहुत बेहतरीन सा नोट्स है। लेकिन पहले हम लोग चलते हैं अपने एनसीईआरटी बुक की ओर। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक्स के लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये बुक अभी खुल चुका है। चलो चलो, कोई ना, ये भाग रहा है। ओके, शुरू से ओपन कर लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक जो है इस चैनल पे नए हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और उनको भी कहें कि वो ज्वाइन करें और वीडियो को देखें। उनको भी शेयर करें वीडियो का लिंक, ताकि वो सब एक बेहतरीन वीडियो जो है देख सके। चैप्टर का नाम है लंबाई एवं गति का मापन। आपको बहुत अच्छे से पता है लंबाई क्या होती है, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक की दूरी जो होती है लंबाई होती है, ठीक है। और गति के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल से। लिखा हुआ है कि दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वो 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वो 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु का मापक जो है, ये इस तरीके का रॉड का होता है, उस छड़ से कपड़े को मापता है। ये कहानी है, आपको पहले इंटरेस्ट दिला रहा है ये बुक कि एक लड़की है दीपा, वो अपने कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाती है। 2 मीटर कपड़े जो है पहले कटवाती है, किससे? एक दुकानदार से, ठीक है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से, देखो ये वाला तो इस्तेमाल कर रहा था कौन? दुकानदार। और दर्जी जो है इस तरह का फीता इस्तेमाल करेगा, है कि नहीं है। दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल, ठीक है, 4 अंगुल क्या कर दे, चौड़ाई के बराबर अधिक रखे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग, हमारे पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना कि 2 अंगुल छोटा कर दीजिएगा, 4 अंगुल बड़ा कर दीजिएगा, वही कुछ है इसकी दादी भी बोलती है। और इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि ये 4 अंगुल क्यों बोली और ये फीता क्यों इस्तेमाल किया, ये वाला रॉड क्यों इस्तेमाल किया उस दुकानदार ने, ठीक है बच्चों। चलिए देखते क्या लिखा। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? तो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का एक जो है स्केल रहता है, लेकिन वो जो फीता है, क्या वो फीता और ये समान है? तो ये एक सोचती है, एक सवाल आ रहा है इसके दीपा के मन में, और इसका जवाब है यस, एक समान है नापने के हिसाब से, लेकिन साइज जो है पूरे इसका स्केल का वो सेम नहीं है, वो बड़ा स्केल है और ये छोटा सा है, ठीक है। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है और इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाता है, ठीक है। माँ जो 4 अंगुल बोली थी उससे क्या मतलब था, ठीक है। ये भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए ये फ्रेंड्स हैं, चर्चा कर रहे हैं, दीपा है, अनीश है, हरदीप है, पद्मा है और तस्नीम है। हम कैसे मापते हैं इसके बारे में वो बच्चे चर्चा कर रहे हैं। हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा। आपने भी देखा होगा, अपने बड़ों को हाथ की लंबाई से मापते हैं। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियाँ बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? यस, डेग बोलते हैं हम लोग उसको, है कि नहीं है। फुट स्टेप, वहाँ से भी वो फुट स्टेप तो अलग हो गया, उसको धाप बोलते हैं शायद, है कि नहीं है। कह रहा है कि वो चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। पद्मा कहते हैं कि अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वो मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई, एक तो ऐसा हो गया कि ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, और वो नापता है, ठीक है। और एक हो गया कि जो हमारा फुट है, जो जहाँ हम जूता पहने हुए हैं, वो फुट एरिया वो है ना, कह रहा है क्या, कौन सा एरिया? सिर्फ पंजे की लंबाई है ना, जो फुट है उसके लंबाई के हिसाब से भी एकदम सटा सटा के ऐसे ऐसे भी नापते हैं। यस, ऐसा करते हैं। अनीश ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा, आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। अब दीपा को लगता है कि हम लोग भी चलो अपने शरीर का उपयोग करके हाथ का या बित्ता का या पैर का इस्तेमाल करके कुछ नापते हैं, है ना। तस्नीम कहती है,
हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा आओ हम अपने कक्षा कक्ष में रखे मेज की लंबाई नापते हैं, ये तस्नीम कहती है। ठीक है, मेज में जो है बित्ता से देखिए नापने की शुरुआत हो रही है क्लास में, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं नापने के बारे में। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, अरे इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करें? हाथ का करें, पैर का करें, बित्ता का करें, किसका करें? दीपा कहती है हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करेंगे, हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे किया जाता है, मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वो इसे बालिश्त यानी हैंड स्पेन कहती हैं, बालिश्त है ना, ऐसे ऐसे नापते हैं। ये देखो जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं, है कि नहीं है, इस तरीके से नापते हैं। हरदीप ने कहा अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, सारे बच्चे ऐसे मेज़ को नाप रहे हैं, टेबल को नाप रहे हैं, अपना डेस्क को, और फिर क्या कर रहे हैं, एक कॉपी में लिख भी रहे हैं कि किसका कितना हुआ। ठीक है, अब ये ज़रूरी क्यों है, इससे पता चलेगा कि क्या इस तरीके से हाथों से नापना, पैर के फुट स्टेप से नापना, क्या ये एक्यूरेट होता है, इसी के लिए नापा जा रहा है। अनिश, पद्मा, तस्नीम, दीपा जब बालिश्तों की संख्या देखेंगे, सबने एक ही टेस्ट को नापा है, लेकिन अनिश का हो गया 13 से थोड़ा अधिक, जो बालिश्त हुआ 13 से थोड़ा अधिक, पद्मा का 13 ही हुआ, तस्नीम का 13 से थोड़ा कम हुआ, दीपा का 13 एवं 14 के बीच हुआ, और हरदीप का 14 हो गया, वो थोड़ा लंबा था तो उसका ज़्यादा हो गया, सॉरी वो छोटा था, 14 हो गया मतलब वो छोटा था। ठीक है, और इसका पद्मा का जो है ये चौड़ाई ज़्यादा था, है ना। पद्मा कहती है अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बालिश्तों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई, तब हम बालिश्तों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? जाहिर सी बात है, जब सब नापेंगे सारे बच्चों का हैंड का जो साइज़ है वो तो सेम नहीं होगा। तो क्या देख रही है बच्चियाँ और बच्चे कि ये तो अलग अलग आ जा रहा है, किसी का 14 किसी का 13, ये कैसे हुआ, है कि नहीं है? परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता, भिन्न इसलिए है क्योंकि उनके हाथ का आकार अलग अलग है। तस्नीम कहते हैं मुझे लगता है कि इसके कारण हमारे बालिश्तों के माप अलग अलग है। यस, ये सही बात है। अनिश ने सुझाया आओ हम इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने अपने बालिश्त एक दूसरे के साथ रखे, ऐसे ऐसे करके मिलाए उनने, और क्या देखती है कि बालिश्तों की लंबाई भिन्न भिन्न है। बिल्कुल होना ही है। दीपा विचारपूर्वक कहती है संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। और दीपा कहती है यही वजह है कि हम अब जब देखते हैं कि ज़्यादा लोग बालिश्तों से नहीं नापते हैं, बल्कि क्या इस्तेमाल करते हैं, फीता इस्तेमाल करते हैं, पैमाना इस्तेमाल करते हैं, स्केल इस्तेमाल करते हैं, इंची टेप इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं है। और जब दीपा उसके साथ ही अपने अपने बालिश्तों के लिए, ये तो हो गया। अच्छा, अपने अपने लंबाई से मेज की लंबाई का तुलना करते हैं तो मेज की लंबाई को बालिश्तों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापने के लिए उपयोग में लाया गया बालिश्त एक मात्रक है। देखिए ये चीज़ आप एक इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, क्या मात्रक, क्या वर्ड आया, मात्रक। यहाँ पर सभी बच्चे क्या कर रहे थे, बालिश्त यूज कर रहे थे, 1 2 3 15 ऐसे गिन रहे थे, ठीक है ना। और ये जो बालिश्त उन लोगों ने इस्तेमाल करा, ये बालिश्तों की जो संख्या उन्होंने लिखा, बेसिकली ये बालिश्त है क्या, एक मात्रक है, एक यूनिट है। यानी अगर हम किसी चीज़ को नापते हैं तो जिस चीज़ के सहारे से नापते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जिससे कंपेयर करते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हम आपसे लंबे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, कि नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर हम इस वाले पेन से इस वाले बोर्ड को अभी आप ऐसे नापें, है ना, तो ये जो पेन है हमारा, है ना, इस पेन का उपयोग कर रहे हैं तो यही हमारा यूनिट हुआ, ठीक है। तो जैसे बालिश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बालिश्त एक यूनिट हुआ। यूनिट मतलब वो है स्केल जिससे कंपेयर किया जा रहा है। आगे और हम समझेंगे, ठीक है। अतः लंबाई 2 भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, लंबाई को 2 भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। जैसे उन्होंने 13 बालिश्त लंबाई नापी, कितनी, 13 बालिश्त, तो 13 क्या हुआ, संख्या हुआ, और किसके कंपेयर में, बालिश्त के कंपेयर में, है ना। तो 13 संख्या और बालिश्त जिससे कंपेयर किया जा रहा है, यानी यूनिट। कहने का मतलब है एक नंबर और एक यूनिट मिला करके लिखा जाता है कि मेरा 13 बालिश्त हो रहा है ये डेस्क, तुम्हारा 14, तुम्हारा 12.5, उसका 15, है कि नहीं है। यद्यपि बालिश्त और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली, ऐसे इससे भी नापते हैं, क्योंकि हाथ से भी नापते हैं, ऐसे 1 हाथ 2 हाथ, और पैर से भी नापते हैं, और मुट्ठी से भी नापते हैं, इस तरीके से भी नापते हैं। उसके अलावा अंगुल से भी नापते हैं कि 4 अंगुल छोटा, 5 अंगुल बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, उससे भी नापते हैं। इसकी लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। अब जाहिर सी बात है, ये जब
पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, अलग अलग हो जाएगा, बालिश्तों की संख्या, हाथ का जो लंबाई है, पैर जो है, तो इस तरह से कौन किस पर भरोसा करेगा। अगर हम आपको कहेंगे कि हमको 4 हाथ कपड़ा दीजिए, तो अगर दुकानदार का हाथ बड़ा रहा तो वो 4 हाथ उसका थोड़ा ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर वही दुकानदार का हाथ छोटा रहा तो क्या हो जाएगा, कपड़ा कम हो जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे, फिर तो सब लंबे हाथ वाले दुकानदार के पास जाएंगे, है कि नहीं है। तो ऐसे यूनिट पर यानी ऐसी चीज़ों पर कंपेयर करके नापना भरोसेमंद नहीं है। इसीलिए लोगों को ज़रूरत थी एक ऐसा स्केल, एक ऐसा यूनिट, है ना, जिससे कंपेयर करके बराबर सबको मिले, ठीक है। उसी से क्या आता है, हमारा एसआई मात्रक की शुरुआत होती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, एक अधिक जानकारी के लिए आपको दिया है, प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास में, साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल, उंगली की चौड़ाई, बहुअंगुल, धनुष योजन आदि। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु सरस्वती यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं। अब यह हिस्ट्री है हमारी। जाहिर सी बात है कि आज हमारे पास ऐसा यूनिट है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। लोग इससे पहले इस्तेमाल करते थे ऐसे ही बालिश्त, हाथ पैर वगैरह। तो कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से जब खनन हुई, जो पाकिस्तान में है अभी, और वहाँ पर जब बहुत सारे हम लोगों को ऐसे चीज़ें मिली जो मिट्टी के नीचे दबी हुई थी, कह रहा है उसमें कुछ चिन्ह लगे हुए चीज़ें भी थी। इससे पता चलता है कि हो सकता है कि लोग उसका इस्तेमाल करते हो नापने के लिए, ठीक है। चलिए, मानक मात्रक, और यह हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानक मात्रक, ऐसा मात्रक जो सभी लोग मानते हो, ठीक है। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई, तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया, तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मानक मात्रकों के विषय में एकमत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। अब जाहिर सी बात है, इंडिया से कोई आदमी गया पाकिस्तान, या इंडिया से गया अमेरिका, या फ्रांस कहीं और चला गया, अगर हर जगह मापने का तरीका अलग अलग होता और होता था पहले, तो इससे परेशानी आ रही थी, मान नहीं रहे थे। अगर मान लीजिए कि 1 किलो हमारे यहाँ पर 3 पाव का हो और दूसरे जगह पर 1 किलो 5 पाव का हो, तो ऐसे में यहाँ का 1 किलो और वहाँ का 1 किलो का दाम अगर सेम हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी ना। कहने का मतलब है कि लोग जब अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म का माप इस्तेमाल करते थे, तो इससे काफ़ी परेशानी आ रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये तय हुआ कि लोग एक साथ आए और एक मानक मात्रक, ऐसा मात्रक जो सारे लोग एक्सेप्ट करें, सारे ही लोग उसी का इस्तेमाल करें, ताकि हर जगह क्या हो, चीज़ें बराबर तरीके से नापी जा सके, उसको बनाने की ज़रूरत पड़ी और बनाया भी गया, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है, देखिए, आजकल उपयोग में लाए जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। आजकल जो मात्रक इस्तेमाल होता है, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, मीटर, किलोमीटर, है ना, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है। याद रखिएगा, क्या, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का संक्षेपाक्षर। देखो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म हो गया किसका, एसआई का। वैसे आपको लग नहीं रहा होगा कि इंटरनेशनल आई, ठीक है, एस सिस्टम एस, ठीक है, ऑफ यूनिट्स, ये क्या बात हुई, और एस पहले है आई, लेकिन है यही। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, तो आप यही कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। हमेशा जो फुल फॉर्म वगैरह होता है वैसे ही नहीं होते जैसा हम देखते हैं। मात्रकों के रूप में जाना जाता है, मतलब आज के टाइम पे पूरी दुनिया में जिस मात्रक का इस्तेमाल करके लोग नाप जो कर रहे हैं वो एसआई मात्रक है, और उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यही अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलो, आई होप कि क्लियर रहेगा। चलिए, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर है, इसको आपको याद कर लेना है। लंबाई की बात तो शुरू से ही हो रही है हमारे चैप्टर में कि कब, चाहे वो मेज की लंबाई नाप रहे हो, चाहे या कोई और चीज़ की लंबाई, यानी लंबाई की बात शुरू से ही इस चैप्टर में हो रही है। और लंबाई का जो एसआई मात्रक है, यानी पूरी दुनिया में जो लंबाई लोग मापते हैं वो किस में नापते हैं, एसआई मात्रक में नापते हैं, और वो क्या है, मीटर है। क्या है बच्चों, मीटर है। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक एम है, यानी एम से हम लोग क्या करते हैं, मीटर को दिखाते हैं। अच्छा, चित्र 5.2 में एक मीटर पैमाना दर्शाया गया है। एक मीटर एम को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक, ये फोटो शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये मीटर है। 1 मीटर कितना, 1 मीटर, 1 मीटर जो है लगभग इतना लंबा होता है, इतना
ठीक है, 1 मीटर होता है। आपने देखा होगा ना, कपड़ा काटते हैं दुकानदार, एक लोहे का रॉड होता है जिसमें लिखा रहता है कुछ, और उससे बराबर कैसे कैसे, है ना। आपने ड्रेस व्रेस का भी यूनिफॉर्म वगैरह बनवाने के लिए आप जो है कटवाए होंगे कपड़ा, तो देखे होंगे ज़रूर, है कि नहीं है। वो 1 मीटर का होता है। अच्छा, कितना बड़ा होता है 1 मीटर? तो वो जो 1 मीटर की लंबाई आपने देखा है ना, वो इस हमारे इंडिया के अंदर भी वही उतना ही लंबा होता है, और आप दुनिया के किसी दूसरे देश में चले जाएंगे तो वहाँ पर उतना ही लंबा होता है 1 मीटर। अच्छा, 1 मीटर को अगर 100 बराबर भाग में हम टुकड़ा कर दें, 1 मीटर को 100 भाग में अगर हम बांट दें इसको, है ना, बांटा हुआ रहता है, लिखा भी रहता है ऐसे ऐसे करके, है ना, तो उस एक छोटे टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, वो एक छोटा टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि 100 ठो ऐसा सेंटीमीटर छोटा छोटा मिला करके 1 मीटर बनता है। हमें एक और चीज़ यूनिट का पता चला, सेंटीमीटर का। पहला था मीटर, ऐसा यूनिट तो मीटर है, लेकिन छोटी चीज़ नापने के लिए हम लोग सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी मीटर से ही बना है। 1 मीटर का 100 टुकड़ा में से एक छोटा टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है उसके बाद, संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। 5.3 में दिखाया गया है। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए, इसमें सेंटीमीटर 0 से 15 तक अंकन है। ये किसकी बात कर रहा है, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटा सा स्केल होता है ना बच्चों, उसमें 0 से लेकर 15 तक लिखा हुआ रहता है, एक साइड में देखिएगा। बेसिकली वो क्या है, सेंटीमीटर है। वो क्या है, सेंटीमीटर है। यानी उस 15 के जैसे को हमको मिला कि अगर हम 100 पूरा देंगे, यानी 15 15 15, वैसे 15 7 105 होता है, 7 से थोड़ा कम है कि नहीं है, उतना मिला के 1 मीटर होगा। यानी वो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल 7 को मिलाइएगा आप, तो थोड़ा कम 5 सेंटीमीटर छोड़ दीजिएगा, है ना, किसी एक स्केल का, उतना दूर हुआ आपका 1 मीटर। ठीक है बच्चों, 2 बड़े चिन्हों के बीच की भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है, जैसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि इस बार 1 सेंटीमीटर की लंबाई के भाग को फिर से 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर चलते हैं। कहाँ था स्केल, एक था ऊपर में स्केल कहीं ना, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होता है, ऐसा एक स्केल होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप इस स्केल में देखोगे, चलो रेडी रखते हैं, ये देखो, ये 0 है, ये 0 है, और यहाँ 15 है। ठीक है, 0 से लेके 15, यानी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ से 3 है, 4 है, 5 है कि नहीं है। तो ये जो 0 से लेके 1 तक हुआ, ये दूरी, ये हुआ 1 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर। फिर ये 1 से लेके 2 तक, ये भी 1 सेंटीमीटर। ये 2 से लेके 3 तक, ये भी 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर। ऐसे करके कितना गो है, ऐसे करके 15 गो है। कितना गो है बच्चों, 15 गो है, यानी 15 गो मिला के 15 सेंटीमीटर। 0 से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर, 1 से लेके 2 तक 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 तक 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही 15 तक है यहाँ पे, यहाँ तक, अच्छा एंड तक नहीं, यहाँ तक जहाँ पे चिन्ह है, यहाँ से ये जहाँ से चिन्ह है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा बढ़ा के दिया रहता ताकि कहीं कट फुट टूट फाट कोना वोना कुछ हो जाए तो भी आप बराबर से नाप सकें। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप समझ। अब देखिए एक और चीज़, ये जो 0 से लेके 1 तक था, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी 10 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में, 10 भाग में, और बांटा भी हुआ है। आप भी अपने स्केल में गिनिएगा, उसको भी 10 हिस्सा बांटा गया है। वो जो छोटा छोटा हिस्सा सब है, ऐसे ये सब छोटा छोटा सब, वो 10 भाग का एक भाग, जैसे कि मीटर का 100 भाग का एक भाग इतना था। अब यहाँ से यहाँ तक मान लो कि यहाँ 0 था और यहाँ 1 था, ये 1 सेंटीमीटर था मान लो। इसको अगर हम 10 भाग में बांटेंगे, है ना, अभी 1 2 3 4 5, है ना, इधर तो नहीं हुआ, चलो इसको 10 भाग में बांटेंगे हम, तो इसका जो छोटा छोटा टुकड़ा सब होगा ना, इसको हम लोग मिलीमीटर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, मिलीमीटर। मीटर से 100 भाग में बांट करके आया था सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का 10 टुकड़ा में से एक टुकड़ा हुआ मिलीमीटर। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। कितना, 10 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ें क्लियर है, आई थिंक के आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, क्या डाउट है आपका। वीडियो को आप दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। चलिए, एक सवाल आपसे दिया है यहाँ पर, इसको हम लोग देखते हैं।
क्या बड़ी लंबाइयाँ जैसे कि दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाइयाँ जैसे किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई है ना मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा? अब देखो मीटर तो इतना बड़ा था, आपने देख ही लिया, कपड़ा नापने के लिए तो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कह रहा है कि अगर हम लोग को एक शहर से दूसरे शहर की दूरी नापनी है, पटना से दिल्ली नापना है ना, 900,000 किलोमीटर नापना है, अगर हमको सिर्फ किताब की मोटाई नापनी है, इतना मोटा होता है, इतनी मोटी होती है किताब, तो क्या उस वक्त भी हम लोग इस मीटर का उपयोग करेंगे? जवाब है नहीं। आगे देखिए इसका जवाब आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिखाया गया है, 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। यानी इस 10वां हिस्सा, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, यानी 10 भाग करना है, तो ये हो गया आपका 0.1 जो है सेंटीमीटर। क्या 1 मिलीमीटर जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, यानी 10 हिस्सा करके एक हिस्सा, 10 हिस्सा का टोटल हिस्सा नीचे लिखते हैं ना बच्चों, 10 हिस्सा करके एक हिस्सा, यानी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इसका आप नहीं समझे हैं तो फिर आपको हम जो है समझा देंगे कुछ और, थोड़ा आगे बढ़ के आप देखेंगे जब, तो थोड़ा और समझ में आएगा। आगे है कुछ इसके बारे में, चलिए देखते हैं। चलो यहाँ पर भी एक स्केल दिया गया है, इस स्केल में थोड़ा और बड़ा करके दिया गया है। क्या वही चीज़, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, ऐसे करते करते यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, और इस 1 सेंटीमीटर के अंदर भी यहाँ पर देखिए ऐसे 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 और है ना। तो ये जो छोटा छोटा लाइन है, इतनी छोटी छोटी दूरी को हम लोग कहते हैं मिलीमीटर। क्या कहते हैं? मिलीमीटर। यानी मिलीमीटर बहुत छोटी होती है, यानी बहुत छोटी चीज़ नापनी रहा, हम लोगों को नापना रहा, तो हम लोग को मिलीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आपको पेपर की मोटाई नापनी है ना, तो आपको मिलीमीटर, आपको सिक्के की मोटाई नापनी है तो आपको मिलीमीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेंटीमीटर तो फिर भी ज़्यादा हो जाएगा। अब मान लो 1 सेंटीमीटर कम से कम इतना तो हुआ ना, इतना। अब इतना से, अब आपका सिक्का तो इतना मोटा नहीं है, सिक्का तो इससे बहुत पतला है, तो इसीलिए उस वक्त आप मिलीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, सेंटीमीटर का नहीं। ऐसे ही जब एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी नापनी है तो बहुत दूरी है, उस वक्त आप ये मीटर लेके अगर आप शुरू करोगे तो भैया नापते रह जाओगे ज़िंदगी भर, तो उस वक्त फिर आप याद भी नहीं रख पाओगे। मतलब इतना बड़ा नंबर आ जाएगा कि वो नंबर ही कन्फ्यूजन हो जाएगा। मतलब आप सोच के देखो, अगर 9 किलोमीटर रहा तो ये होता है आपका 9,000 मीटर। कितना होता है? 9,000 मीटर। इसका अगर आप सेंटीमीटर बदलिएगा तो 9 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 लाख सेंटीमीटर। उसका अगर आप मिलीमीटर में बदलिएगा तो फिर है ना 90 लाख जो है क्या हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा। तो सपोज करो कि हम लोगों को 9 किलोमीटर बोलना सपोज करो कितना आसान है, और 90 लाख मिलीमीटर बोलना कितना मुश्किल है। यानी हम बोलने के हिसाब से भी हमें बहुत गड़बड़ी हो जाएगी अगर हम छोटा छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे बड़ी बड़ी दूरी नापने के लिए। तो इसीलिए बड़ी दूरी को नापने के लिए हम लोग दूसरा यूनिट इस्तेमाल करते हैं और छोटी दूरी को नापने के लिए दूसरा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। क्या? बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं, और 1000 मीटर के बराबर होता है। यानी 1 किलोमीटर जो होता है बच्चों, 1 किलोमीटर कितना के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। यानी ये जो मीटर रॉड होता है वो 1000 बार उसको नापिएगा, 1000 बार में जहाँ तक जाएगा उतना दूर 1 किलोमीटर हुआ। ठीक है, चलिए। और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रा का उपयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर। सेंटीमीटर भी देखा वो छोटा छोटा था, आपके स्केल का ये वाला सेंटीमीटर है स्केल में जो रहता है, और मिलीमीटर वो छोटा वाला, उससे भी छोटा वाला, ये जो हमने बिंदु डाला है अभी, ये सब ठीक है, ये होता है मिलीमीटर। ठीक है, लिख रहा है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, इसको याद ही कर लेना है। और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसको याद ही कर लेना है। और 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी 10 को मिलीमीटर मिलाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बनेगा, 100 को सेंटीमीटर मिलाएंगे तो 1 मीटर बनेगा, और 1000 को मीटर मिलाएंगे तब 1 किलोमीटर बनेगा। बहुत छोटा नापना रहा तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और बहुत बड़ा नापना रहा तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए। आपने देखा होगा सड़क के किनारे किलोमीटर में दूरी लिखी हुई रहती है। अपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है। यह इंच बराबर 2.54। देखिए इसको भी याद रखिएगा। आपका जो स्केल होता है इधर जो है 0, 1, 2, 3, 4, 15 तक तो समझ में आया। ये नीचे वाला क्या है? ये जो थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़ा लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर से लिखा है, ये 0 है। तो ये वाला इंच है, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, इस तरीके से इसमें लगभग 6 इंच है। कितना इंच है? 6 इंच है। ठीक है बच्चों, यानी 15 सेंटीमीटर में 6 इंच हो रहा है। किससे? सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा है ये। देखिए हिसाब दिया है, 1 इंच में
2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। हाँ, अभी भी इंच का उपयोग होता है बाज़ जगहों पे। ये सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा होता है। मीटर तो फिर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा। आप देखिए ना, सेंटीमीटर से 2.5 गुना बड़ा। ठीक है, तो हम लोग इंच में आज भी बहुत कुछ नापते हैं। पेपर भी नापते हैं, फोटो वगैरह नापते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फ्रेम वगैरह नापते हैं इंच वगैरह में। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अभी भिन्न भिन्न होंगे? एक सवाल कर दिया कि अगर इस बार हम बालिश से नहीं नापेंगे, इस बार हम मीटर को लेकर के नापेंगे, तो क्या इस बार भी सबका अलग अलग होगा? जवाब है नहीं, इस बार सबका सेम होगा, क्योंकि आपका जो पैमाना है, आपका जो मानक है, मात्रक है, वो क्या है? सेम है, सबका मीटर है, इसीलिए सबका क्या आएगा आंसर? रिजल्ट सेम आएगा। नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापन के लिए पैमाने का उपयोग करने का सही विधि रखना चाहिए। कह रहा ठीक है नापेंगे तो, लेकिन पहले लंबाई नापेंगे जिस पैमाने से, उसको यूज़ करने का तरीका भी हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब यहाँ पर वही बता रहा है कि विधि क्या है। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर पैमाने के मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? आपको पेंसिल नापना है तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स से निकालिए, आपका जो है उसमें देख लीजिए कितना सेंटीमीटर आपका पेंसिल हो रहा है। 15 है, 14 है, 12 है, 10 है, 7 है कि नहीं है? आप नाप सकते हैं। अगर आपको अपने स्कूल का ये हाइट नापना है कि हमारे रूम का हाइट क्या है, तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए मीटर ले सकते हो, और मीटर से कह सकते हो 2 मीटर है, 2.5 मीटर है कि नहीं है? लेकिन अगर मान लो आपको अपने छाती को नापना हो, और रॉड तो मुड़ेगा नहीं, वो रॉड तो सीधा स्टील का होता है, तो आपको उस वक्त लेना पड़ेगा वो दर्जी वाला फीता। बच्चों, दर्जी का रहता है ना जो प्लास्टिक का, उससे क्या होता है? वो मुड़ भी जाता है। इस तरीके से अगर पेड़ की गोलाई नापनी हो तो भी तो आपका रॉड मुड़ेगा नहीं, लेकिन दर्जी वाला फीता क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, और फिर उसकी गोलाई का पता हमें एक्यूरेट चल जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसे मापों के लिए दर्जी फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। पैमाना रखने का सही विधि क्या है? यहाँ पर नीचे दिया हुआ देखिए। पहली चीज़ है कि जिसको आप नाप रहे हैं उससे स्केल एकदम सीधा, ऐसे सीधा देख रहे हैं आप, एकदम सीधा मिला के रखना है। स्केल को एकदम सीधा मिला के रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्केल टेढ़ा हो, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि देखिए इसकी लंबाई मान लो यहाँ से यहाँ तक नापनी थी, या यहाँ से यहाँ तक नापनी थी, आपने स्केल को ऐसे टेढ़ा कर नहीं, बल्कि स्केल सीधा रखिए। देखिए जैसे इसमें देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, पेपर की दूरी क्या है? एकदम सही है। ऐसे ये दूरी और ये दूरी क्या है? एकदम है, सही है, बराबर है। तो अगर मान लो आपको इधर से लंबाई नापनी हो या इधर से लंबाई नापनी हो, तो आप एकदम क्या करेंगे? जिधर से नापना है उधर से सीधा रखेंगे। ऐसा टेढ़ा रखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? आपकी लंबाई में थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, मिलीमीटर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, और वो थोड़ा फर्क पड़ता है, हम लोग को वो फर्क भी नहीं आना चाहिए सही से नापने के लिए, तो फिर सबका थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा। जो जितना टेढ़ा करेंगे उसका उतना गलत होता चला जाएगा। चलिए, अब पैमाना पढ़ते टाइम भी हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना है। क्या? उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल के पैमाने के साथ संरेखित करते हैं, है ना, तो आपकी आंख की स्थिति पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप इस तरह से पेंसिल को नापने के लिए आप ना स्केल रखिए। अब इसको रखेंगे जब, तो ये भी चीज़ ध्यान रहे कि इसको आप एकदम सामने से यहाँ से देखेंगे, देख रहे हो, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से। ठीक है, ना कि ऐसे टेढ़ा साइड से देखेंगे और ना ही इधर से ऐसे देखेंगे। ठीक है, बल्कि अगर मान लो आप ऐसे रख के नीचे रख के नाप रहे हो, तो आपके नोक, ये पेंसिल है, आपका स्केल है ना, तो ऐसे नोक के सामने से देखेंगे, ऐसे नोक के सामने से, है ना, इधर से ऐसे नहीं देखेंगे और ना ही इधर से ऐसे देखेंगे। दोनों तरफ से क्या पड़ेगा? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा आपकी लंबाई में। ठीक है, पेंसिल की लंबाई में, जाहिर सी बात है। चलिए, इसीलिए हम लोग को इसका सही से उपयोग करने आना चाहिए, नहीं तो हमारे पैमाने के सही इस्तेमाल के बावजूद क्या हो जाएगा? आंसर्स अलग अलग हो जाएंगे अलग अलग स्टूडेंट के। चलिए, यदि पैमाने के सिरे टूटे हैं तो लंबाई का मापन कैसे करें? ऐसा भी हो सकता है कि इधर से थोड़ा इधर तो टूट गया, तब क्या करेंगे? बिल्कुल तब 1 से शुरू करेंगे। चलिए, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1, है ना, क्या उपयोग कर सकते हैं? मान लीजिए यहाँ तक अगर टूटा हुआ है ना, यहाँ तक अगर टूटा हुआ ऐसे, तो यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से। अब चूंकि इधर आप 1 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? कम हो गया, यानी 0 से लेकर 1 तक 1 होता, अभी 1 से लेकर 2 तक ही 1 होगा, 2 से लेकर 3 तक, यहाँ शुरू से नापते तब 3 होता, लेकिन अब यहाँ से आप नाप रहे थे, यहाँ तक 2 ही हुआ। यानी अगर इधर से आपने 1 आपका टूट गया है,
तो आप जहाँ तक नापिएगा, पेंसिल मान लीजिए यहाँ 13.5 तक हो रहा है ना, तो आप चूंकि इधर से यहाँ से शुरू किए हैं ना अपना, यहाँ से इस सामने से, तो ये 13.5 नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, एक घटा दीजिए 12.5 हो जाएगा। तो आप क्या कर, मान लीजिए यहाँ तक टूटा हुआ, यहाँ तक टूटा हुआ है, तो आप 5 से शुरू कीजिए। अब 5 से जब शुरू किए हैं तो जितना आगे तक होता है, मान लीजिए अगर 15 तक हुआ तो 5 घटा दीजिए इधर से, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो जहाँ से टूटा हुआ उसके बाद जो पूरा नंबर आपको दिख रहा है वहाँ से आगे आप गिनिए और जितना दूर टूटा हुआ था उतना घटा दीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा, फिर से सही आ जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, टूटा हुआ देखिए यहाँ पर थोड़ा किनारा 0 से टूटा हुआ 1 से शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया है, 1 से। अब मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा 10.5, ये हो जाएगा 9.5, क्योंकि एक इधर टूटा हुआ है, शुरू यहाँ से करना था 0 से, तो इसका मतलब है इधर से एक घटाना पड़ेगा, तो 10.5 की जगह पे हो जाएगा उसका आंसर 9.5। ठीक है, चलिए टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने का सही विधि यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए आगे दिख रहा है क्या कह रहा है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं। अब जो देखने में जिनको प्रॉब्लम है वो कैसे करेंगे, वो उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। बेसिकली वो लोग छूते हैं, वो लोग छू के महसूस करते हैं 1 2 3 4 5 को, और उस तरीके से वो लोग किसी चीज़ से मिला करके मापन कर सकते हैं जो लोग को देखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये वाला स्केल भी आपने देखा होगा, ये स्टील वाला स्केल होता है, इसमें ऐसा उभरा हुआ रहता है। ठीक है, उसको छू करके थोड़ा पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मापन करते हैं। क्या आपको अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ले लेनी है, जैसे कि कंघा ले लेना है, पेन ले लेना है, पेंसिल लेना है, रबड़ इरेजर वगैरह ले लेना है, और इसको मीटर पैमाने से, है ना, उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और तालिका में लिखिए। किससे, मीटर पैमाने से। अब मीटर से अगर आप नापेंगे पेन को, बुक को, तो वो बहुत छोटा छोटा होगा ना, उसके सेंटीमीटर से नापिए तो ज़्यादा सही रहेगा। आपका इरेजर है, पेंसिल है, इसको आप किससे नापेंगे, सेंटीमीटर से नापेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर किसका, मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए, उनके तालिका मीटर से आपको नापना है। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, 0 पॉइंट मिलेगा। चलिए ये तो आप कर लीजिएगा, अपने हिसाब से नाप लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दर्जी जो होता है वो जो फीता इस्तेमाल करता है बच्चों, वो कैसा होता है, लचीला होता है, वो मुड़ सकता है। वो अगर सीधा सीधे रॉड का इस्तेमाल करेगा तो आपके छाती का नाप, आपके बाजू का नाप नहीं ले पाएगा। लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना ना भूलें, अतः आपके परिणाम के 2 भाग होंगे। क्या, एक तो नंबर, एक मात्रक। जैसा बालिश्त में था कि 13 बालिश्त 14 बालिश्त, वैसे ही सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मीटर में है तो 5 मीटर 6 मीटर 10 मीटर, किलोमीटर में है तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि एक नंबर और उसके ठीक बाद आपका मात्रक जिससे आप नापे हैं। ठीक है, अब लिखने का भी एक तरीका है, आगे पढ़ेंगे बच्चों। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने अभी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। आपके द्वारा मापी गई वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा नापी गई वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है। यदि समान नहीं है तो भिन्न होने का संभावित कारण क्या है। अगर आप लोग मान लीजिए कि एक स्केल से ही नाप रहे हैं सबको, और अगर फिर भी आंसर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब है कि स्केल सही से नहीं रखा उन्होंने, मापने का विधि उनका सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि या तो देखने में किधर किधर से ऐसे गलत कर दिए होंगे, या तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा रख दिए होंगे चीज़ों को, इसीलिए उसका क्लियर जो है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए लिखने का एक सही तरीका यहाँ पर दिया हुआ है। मात्रकों में प्रत्येक जो है हिंदी में, प्रत्येक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। आता किलोमीटर को KM लिखते हैं, देखिए स्मॉल k स्मॉल m, मीटर को M लिखते हैं स्मॉल m, सेंटीमीटर को स्मॉल cm, मिलीमीटर को स्मॉल mm। अब देखिए, चाहे आप हिंदी में लंबाई लिखिए चाहे आप इंग्लिश में, ये जो यूनिट है उसको हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। वो अलग बात है, कुछ लोग ऐसे सेंटीमीटर को ऐसे लिख देते हैं, सेंटी है ना, मीटर ऐसे भी कर देते हैं, किलो है ना, किलो और मीटर ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन ज़्यादा सही क्या है कि आप किलोमीटर है तो उसको KM ही लिखिए, सेंटीमीटर है तो उसको CM ही लिखिए, यानी उसका जो मात्रक है वो अंग्रेजी वाला ही इस्तेमाल होता है। देखिए पहला अक्षर भी अंग्रेजी का छोटा ही होगा, जबकि दूसरा वाला भी होगा तो वो छोटा ही होगा। ठीक है, मात्रकों और उनके संकोच का बहुवचन नहीं होता। जैसे मीटर का मीटर से नहीं होता है, ऐसा नहीं कि 10 मीटर तो एक से ज़्यादा मीटर हो गया तो S लगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए उनके अंत में S नहीं लगता। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं होता। जैसे देखिए, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लिखना है तो 5 सेंटीमीटर ऐसे बिंदु नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ 5 cm लिख के छोड़ देंगे, ये कह रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। और क्या, लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान भी नहीं छोड़ा जाता, इसके बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 सेंटीमीटर, ये स्पेस नहीं छोड़ना है, बल्कि 5
सेंटीमीटर ऐसे ही सटा के लिखेंगे, ना ही बाद में बिंदु देंगे ना ही बीच में स्पेस छोड़ेंगे, समझे। 1 किलोमीटर भी रहा तो ऐसा ही कुछ मान लो 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर है कि नहीं है। के थोड़ा बड़ा लग रहा है तो चलो इसका और छोटा कर दो, 15 किलोमीटर। स्मॉल इस्तेमाल होगा, पहली बात ये कैपिटल नहीं होगा एक भी। ऐसा नहीं होगा कि मान लो अगर किसी ने लिखना है 10 मीटर तो 10 मीटर ऐसा नहीं लिख सकता, ये गलत हो गया। उसको लिखना होगा ऐसे 10 मीटर, फिर यहाँ पर स्पेस भी नहीं देना है और यहाँ पॉइंट भी नहीं देना। इतनी चीज़ें इसमें कही गई थी और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। ये छोटी चीज़ है लेकिन जानना चाहिए, ठीक है। चलो, किसी वक्र रेखा की लंबाई अगर आपको मापना, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये फुलझड़ी लगाया, जो भी लगाया है इसमें क्या हुआ, टेढ़ा वाला लगा है। नापना अगर पड़ा हमको तो टेढ़ा वाला नापना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, अनीश और उसके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। उन्होंने लड़ी की आवश्यकता लंबाई के मापन कैसे किया होगा, कि कितना लड़ी लगेगा, कैसे लंबाई नापे होंगे। तो ये लोग कोई रस्सी से नाप लिए होंगे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ना। रस्सी को ऐसे रख करके, ऐसे रख करके, ऐसे रख करके, ऐसे रख करके, ऐसे रख करके रस्सी से ही क्या कर ले होंगे, नाप ले होंगे। फिर रस्सी को सीधा करके जो है नाप लेंगे मीटर से, कितना मीटर हो रहा है, उतना ही लड़ी लेके आएंगे और फिर उसको ऐसे सजाएंगे तो वो पुर जाएगा, है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि हम लोगों को कुछ लचीले पदार्थ की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है कभी कभी, जहाँ पर वक्र वाला होता है, जहाँ पर कभी वक्र रेखा होगा, टेढ़ा वाला होगा, मुड़ा हुआ होगा, वहाँ पर हमें लचीले वाले पैमाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है, जैसा कि 5.8 में प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लचीले वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर के पैमाने का उपयोग करके उसकी लंबाई नापी जा सकती है। मैंने कहा ना, रस्सी से नाप लिए, मान लीजिए आप रस्सी को नाप लीजिए सीधा करके और फिर जितना होता है उतना ही मीटर होगा उसका सही आंसर, और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, स्थिति का निधान। स्थिति मतलब क्या होता है, कोई कहाँ पर है, यही ना होता है स्थिति। देखो एक बहुत अच्छा आपका एग्जाम्पल भी आगे। एक दिन शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। ठीक है, कहीं घूमने जाना है, स्कूल के आसपास ही कहीं है। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती हैं। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर। मान लो आपका स्कूल है, कहीं पे आपकी कोई मैम बोलती है क्या कि हम लोग कल घूमने के लिए मार्केट में वो जगह जाएंगे। अब किसी घर मार्केट ही में है, किसी घर स्कूल से भी दूसरे उधर दूर में है, किसी घर मार्केट से उधर बहुत दूर में है। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि मैम ने कहा कि सब लोग डायरेक्ट वहीं पहुंचेंगे, स्कूल नहीं आना है, डायरेक्ट उद्यान पहुंचना है जहां हम लोग को घूमने के लिए जाना है। अब सब लोग चर्चा करने लगे, है ना, कि भैया कोई कह रहा है कि उद्यान मेरा नज़दीक है, कोई कह रहा है कि दूर है। देखिए तस्नीम और पद्मा कहती है कि उद्यान पास में होगा। तस्नीम और पद्मा क्या बोल रही है कि उद्यान पास में होगा, जबकि दीपा और अनीश को लगता है कि विद्यालय पास में होगा, उद्यान दूर में होगा। जबकि हरदीप सोचता है कि दोनों तो लगभग बराबर दूर है, मेरा स्कूल भी उतना ही दूर है, उद्यान भी उतना ही दूर है। देखते हैं आगे, ये फोटो इंपोर्टेंट है। क्या आप क्या सोचते हैं, कौन सही है? सभी सही है। तब उनका परीक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि वो विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने घरों से कर रहे हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम लोग अभी इसको, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ आगे समझ में आएगा। देखो ये है उद्यान जहाँ सबको घूमने जाना है, पार्क, और ये है विद्यालय। अब विद्यालय में मैम ने कहा कि हम लोगों को पार्क घूमने के लिए जाना है। अब तस्नीम का जो घर है, अगर आप देखेंगे तस्नीम का घर जो है यहाँ से इसकी दूरी दूर है, लेकिन यहाँ से जो पार्क है नज़दीक है। ऐसे पद्मा के घर के भी क्या है, वो तो पास में पार्क है। जबकि अनीश का जो घर है ना, अनीश के घर से स्कूल नज़दीक है, ये ज़्यादा दूर है। इसी तरीके से दीपा का जो घर है वो तो स्कूल के बगल में है, लेकिन पार्क दूर है। जबकि अगर हरदीप की बात करें हम, तो इसके लिए इधर पार्क भी उतना दूर और इधर स्कूल भी उतना हो दूर। तो सब लोग जो कह रहे हैं ना कि हम लोग को कल जो पार्क घूमने के लिए जाना है, तो कोई कह रहा है हमारा नज़दीक है, कोई कह रहा है हमारा दूर है, और कोई कह रहा है दोनों तरफ तो बराबर है, स्कूल भी उतना पार्क भी उतना। उसके पीछे का रीज़न है कि सब अपने अपने घर से तुलना कर रहे हैं। उसी जगह पे अगर सब लोग बस स्टैंड से तुलना करते, सपोज करिए यहाँ पर क्या करते बच्चे, सब लोग तुलना करते बस स्टैंड से कि बस स्टैंड से कितना दूर है पार्क। तो घर कहीं भी हो, घर यहाँ रहे कि यहाँ रहे, बस स्टैंड से जो पार्क की दूरी होगी वो सब के लिए सेम होगी।
इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम जब दूरी वगैरह नापते हैं ना, तो हमें कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, एक बिंदु लेनी होती है, उस बिंदु से हम कहाँ तक की दूरी कह रहे हैं। अगर हम सपोज करो ये कहेंगे, आपसे पूछेंगे सपोज करिए कि दिल्ली की दूरी कितनी है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि दिल्ली की दूरी कितनी है, आपको पूछना पड़ेगा कहाँ से दिल्ली की दूरी, मुंबई से दिल्ली की दूरी, कि राजस्थान से दिल्ली की दूरी, कि पटना से दिल्ली की दूरी, कि केरल से दिल्ली की दूरी, कहाँ से, जहाँ से बोलेगा उस हिसाब से अलग अलग ना होगा बच्चों। वही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि जब हम लोग दूरी नापते हैं तो हमें कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है कि यहाँ से, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सबका अलग अलग हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही है और भी आगे समझ में आएगा। देखिए, अगर बस स्टैंड से सब सोचा होता तो फिर समान होता। किसी वस्तु की दूरी निर्धारण किसी नियत बिंदु से की जाती है। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। या आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने किताब में, संदर्भ बिंदु, मैंने जिसको अभी कहा था रेफरेंस पॉइंट। यानी किसी खास बिंदु से हम कहीं का दूरी नापते हैं, किसी खास पोजीशन से हम कहीं का दूरी नापते हैं। हम ऐसे ही नहीं कह सकते वो इतना दूर है, वो इतना दूर है, कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता, आओ हम सभी खेल का मैदान में चले। खेल शिक्षिका चाहती हैं कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर की रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाएं, है ना। पद्मा, हमें अधिक लंबाई का मापन फीते की आवश्यकता होगी, इसे खेल कक्ष से ही ले लेते हैं। अब देखो, अगर खेल का मैदान में एक कबड्डी का कोई पोर्ट बनाना है, कबड्डी का ग्राउंड बनाना है, तो उसके लिए तो हमें ज़्यादा लंबा लंबा नापना होगा, है कि नहीं है। तो उसके लिए ये वाला फीता आपने देखा होगा मिस्त्री लोग इस्तेमाल करते हैं। आपके घर पे कभी कोई लेबर मिस्त्री आया होगा तो इस तरह का फीता इस्तेमाल करता होगा। ये उनके स्कूल में था और ये फीता लेकर के वो लोग चले जाते हैं ग्राउंड पे नापने के लिए। जब वो लोग नापने के लिए पहुँचते हैं तब वो लोग क्या बात करते हैं, देखिए, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु सुनिश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। अब 15 सेंटीमीटर मतलब 15 मीटर का ही एक बनाना है एक साइड में, लेकिन 15 मीटर कहां से, कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बिंदु लिया गया है कि इस बिंदु से नापेंगे इधर चौड़ाई और इधर लंबाई। यही बिंदु क्या कहलाएगा बच्चों, संदर्भ बिंदु कहलाएगा। संदर्भ बिंदु मतलब जहां से आप शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए एक गोल सा आपका जो है कोई चक्कर वाला आपके स्कूल में बना हुआ है, लाइन ही खींच दीजिए आप कहें कि इसमें 4 चक्कर दौड़ो, तो 4 चक्कर दौड़ेगा तो कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर चक्कर कैसे गिनिएगा आपके क्या चक्कर हुआ, है कि नहीं है। मान लीजिए कि यहीं से हम शुरू कर रहे हैं और घूम के फिर वापस यहाँ जब आएंगे तो हम कहेंगे 1 चक्कर हुआ। तो जिस बिंदु से आप चीज़ों को देखना शुरू कर रहे हैं वो आपका रेफरेंस पॉइंट, वही आपका क्या कहलाता है, संदर्भ बिंदु कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको साइंस में इसका बहुत यूज़ देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपनी नानी जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वो दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी। सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगले किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर पर यह इंगित कर रहा था कि वो अपनी नानी के अच्छा ये आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ पहले बता दें, आपने ये सब देखा होगा, ऐसा आप भी कहीं गए होंगे तो देखे होंगे। बेसिकली दिल्ली 70 किलोमीटर का मतलब है कि यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, 70 किलोमीटर है। अभी इसका आप आगे फोटो देखिएगा। यह किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं, पद्मा ये निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वो अपने गंतव्य स्थान से निकट पहुंच रही है। कह रहा है क्या, क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वो अपने नानी जी के घर के निकट पहुंच रही हैं। कैसे, फिर से वही रेफरेंस पॉइंट की बात है बच्चों। बेसिकली दिल्ली को रेफरेंस पॉइंट मान करके ये पत्थर में लिखे गए हैं कि दिल्ली से इस पत्थर तक 70, दिल्ली से इस पत्थर तक 60, दिल्ली से इस पत्थर तक 50। दिल्ली को वो बिंदु मान करके लिखा गया है वो बोर्ड। इस वजह से उसको पता चल रहा है कि हम दिल्ली पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, है कि नहीं है। चलिए यहाँ पर उस चीज़ को दिखाने के लिए देखिए एक ही साथ दिखाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी इंगित कर रहे थे, अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है। अब संदर्भ बिंदु हमेशा छोटा ही होगा ये जरूरी नहीं है। संदर्भ बिंदु एक शहर हो सकता है, संदर्भ बिंदु एक घर हो सकता है, संदर्भ बिंदु एक मैदान हो सकता है, संदर्भ बिंदु एक देश भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि संदर्भ बिंदु छोटा या बड़ा हो सकता है। यहाँ पर दिल्ली को क्या कर दिया गया, संदर्भ बिंदु माना गया। वहां से 0 किलोमीटर, क्योंकि दिल्ली के नजदीक ही है, दिल्ली ही में है ना, वहां से ठीक 10 किलोमीटर ये हो गया, है कि नहीं है। और यहाँ से 20 किलोमीटर, यहाँ से 30 किलोमीटर, यहाँ से 40 किलोमीटर। हर बार कहाँ से नापा जा रहा है, दिल्ली से नापा जा रहा है। दिल्ली क्या हो गया, संदर्भ बिंदु हो गया बच्चों, याद रखिएगा।
हर बार दिल्ली से नापा जा रहा है। ठीक है, तो जिस जगह से हम दूरी नाप रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, संदर्भ बिंदु कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी। संदर्भ बिंदु वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर से दिखाता है, जैसे कि 5.13 में दिखाया गया है, हम ये कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वही बात। इसका तात्पर्य यह है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष के हिसाब से, सापेक्ष मतलब के हिसाब से, पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है। हाँ, अभी यहाँ पर थी, 5 मिनट के बाद 60 किलोमीटर वाला बोर्ड आ गया, 10 मिनट के बाद 50 किलोमीटर वाला बोर्ड आ गया। इसका मतलब है कि समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, उसकी जो दूरी है वो परिवर्तित हो रही है। क्या ये तब ये परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इसका ये जो पद्मा की जो दूरी है 50, 60 है ना, 70, 40 कैसे हुआ, क्या वो गति में थी? यस, यहाँ पर एक हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर में क्या है, मापन भी है और गति भी है। गति कब होता है, जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु से, है ना, लगातार समय के साथ अपना पोजीशन, अपनी स्थिति बदल रहा होता है। देखेंगे हम थोड़ा सा। आप क्या करिए, अपने आसपास की वस्तु को देखिए। 5 गतिशील वस्तुएं तथा 5 वस्तुओं के 5 स्थिर वस्तुओं की आप जो है सूची बना लीजिए। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग सा हम कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर रूम में बैठ के अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आप बैठे हैं तो आपके आसपास की चीज़ें, आपका कुर्सी, आपका टेबल या आपके रूम में लगा लाइट, ये सब स्थिर है आपके हिसाब से, है कि नहीं है? आप खिड़की से बाहर देखिए, बस चल रही है, अगर गाड़ी चल रही है तो वो क्या है, गति में है। लेकिन अगर सपोज करिए कि हम अभी यहाँ पर खड़े हैं तो हम स्थिर में हैं या गति में हैं, आप ये कैसे डिसाइड करिएगा? हम अभी स्थिर में है या गति में है, बताइए। आप कहेंगे सर आप अभी स्थिर हैं। कैसे स्थिर हैं? हम पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है बच्चों? अगर पृथ्वी हर वक्त घूम रहा है तो फिर हम कैसे स्थिर हुए? हम भी तो पृथ्वी पर खड़े हैं ना, हम भी इसका मतलब गति में है। पृथ्वी हमेशा गति में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पृथ्वी हमेशा घूम रहा है। तो जब पृथ्वी हमेशा गति में है तो पृथ्वी पर कोई चीज कैसे स्थिर हो सकता है? सब कोई हमेशा गति में है। यस, ये सही चीज है, लेकिन ये बात होती है रिफरेंस पॉइंट के हिसाब से। हम अभी स्थिर हैं अपने आसपास के चीज के हिसाब से, इस कमरे के हिसाब से, इस बोर्ड के हिसाब से हम अभी क्या है, गति में नहीं है। लेकिन पृथ्वी के हिसाब से गति में है, चांद के हिसाब से गति में है। अब एक और एग्जांपल आपको बस वाला यहाँ पर नीचे दिया गया है। देखिए आप कौन गति में है वो देख लीजिए। कौन गाय खेत में चल रही है वो गति में है, पेड़ लगा हुआ है वो स्थिर है, वो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, अपने औचित्य की तुलना में अपने औचित्यों की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर? कोई कैसे बोल सकता है? कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये गति की परिभाषा हो गया। ठीक है, किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष यानी के हिसाब से जब किसी वस्तु की स्थिति बदल रही होती है समय के साथ, तब हम लोग कहते हैं कि वो वस्तु किसमें है, गति में है। अभी 5 मिनट पहले भी मैं यहीं था, अभी 10 मिनट पहले भी मैं यहीं था। तो हमारे आसपास की चीजों के हिसाब से समय के साथ मैं अपनी स्थिति नहीं बदल रहा हूं, तो मैं स्थिर हूं। लेकिन अभी मैं यहां पर हूं और अभी 5 मिनट के बाद मैं चले जाऊं यहां से अपने घर, कुछ दूर है, तो मैं गति में हूंगा बीच में, क्योंकि मैं इस जगह से कुछ समय पर अपनी स्थिति बदल लिया। समझ रहे हो बच्चों? यहां पर वही कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपना समय जो है, समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करता है तो उसको हम लोग कहते हैं गति में है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वो स्थिर है। यह आपका और स्थिर का डेफिनेशन हो गया, आप इसको याद कर लेंगे। नीचे वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, दीपा बस में अपने चारों ओर देखकर ध्यान दी कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। दीपा बस में बैठी है, उसके साथ सभी बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा, पाया कि सभी अपने अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। अभी देखिए सब बैठे हुए हैं, गुड। 1 मिनट के बाद देख रही है फिर भी सब बैठे हैं, मतलब कुछ समय तो गुजर गया ना, लेकिन उसके आसपास के लोग नहीं बदले, उसके आसपास के लोगों की जगह नहीं बदली। इसका मतलब है कि दीपा के हिसाब से बाकी यात्रीगण या ड्राइवर स्थिति स्थिर में है। अब दीपा क्या करती है, वो आश्चर्यचकित हुई, क्या ये गतिशील है? नहीं,
उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही। 1 मिनट पहले भी यही था, 1 मिनट के बाद भी यही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर है। यथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि पेड़ के हिसाब से, सामने वाले दुकान के हिसाब से उसकी जगह हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड बदल रही है। तो उस बाहर के वस्तु के हिसाब से वो दीपा और उसके यात्रीगण क्या है, गति में है। रोड के हिसाब से गति में है, लेकिन बस के अंदर बैठे हुए एक दूसरे के हिसाब से वो स्थिर अवस्था में है। तो कोई चीज गति में है या स्थिर में है, यह सापेक्ष बिंदु से पता चलता है बच्चों। ऐसे ही हम नहीं कह सकते कि कोई स्थिर में है या गति में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इससे रिलेटेड है, आइंस्टीन की बड़ी थ्योरी। चलिए, संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। यही यदि दीपा स्वयं बस को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर है, खुद को संदर्भ बिंदु मान रही है तो बाकी यात्रीगण, ड्राइवर वगैरह स्थिर है। लेकिन है ना, यदि वो बस से बाहर की किसी वस्तु, जैसे बाहर की कोई बिल्डिंग, कोई दुकान को अगर संदर्भ बिंदु मानती है तो वो यात्री गति में है, क्योंकि समय के साथ वो बिल्डिंग पीछे रह जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं, है कि नहीं है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक विचार कीजिए। मान लीजिए कि आप ऐसे पानी जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र में नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में? देखिए, अब जहाज में आप बैठे हुए हैं और पानी जो है एकदम जो है चल रहा है, पानी एकदम रुका हुआ है और आपको पता नहीं है, आप अपने खिड़की उड़की बंद करके बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग स्थिति में है या विराम में है। तो इस वक्त हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? थोड़ा सोचिए, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इसका आंसर नहीं कर पाते हैं तो मैं कमेंट में आपको आंसर ज़रूर करूँगा। अभी चूँकि हम लोगों ने बहुत कुछ देखा इसके रिलेटेड, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए, ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपके कमेंट आए तो मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। गति के प्रकार, गति के प्रकार में क्या है कि अलग अलग प्रकार की गतियाँ होती हैं। एग्जाम्पल में दिया है कि एक रबड़ लीजिए और निश्चित ऊंचाई से ऊपर से छुड़िए, ऐसे फेंकिए, उसकी गति का अवलोकन कीजिए कि कैसे गिरा, एकदम सीधे गिरेगा। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? क्या सीधे गिरा? बिल्कुल। जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वो सरल रेखा में गति करता है? एक संतरा सीधे गिरेगा, यस, वो भी सरल रेखा में गति करता है। क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? परेड जब करते हैं, है कि नहीं है, तो सरल रेखा पे चलता है। क्या वो भी सरल रेखा? यस। जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है ना, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, तो क्या ये भी सरल रेखा में एकदम सीधे जाएगा? जवाब है यस। ठीक है, ये भी एकदम सीधे गिर रहा है, सीधे जा रहा है। संतरा जो है एकदम सीधे गिर रहा है, परेड में सीधे चल रहे हैं। ये सब जो है एक सीधा वाला गति है। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा अनुदिश करती हैं? जवाब है नहीं। अच्छा, यहां पर कुछ और था, देख लेते हैं। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। गति के प्रकार, कैसा गति आ गया हमारे पास? सरल रेखीय गति। जब सीधा कोई चीज चल रहा हो, गाड़ी चल रही है रोड पे सीधे, साइकिल चल रहा है सीधे, सब सरल रेखीय गति। अपने चारों ओर परिवेश इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। जो भी आपके आसपास में ऐसा हो रहा है उसकी पहचान कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या हमेशा सब सीधा ही ऐसा चलता है? जवाब है नहीं। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं? आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोले पर, है ना, हिंडोला कैसे घूम रहा होता है? गोल गोल। झूला कैसे? ऐसे ऐसे चल रहा होता है। तो क्या वो भी सरल रेखीय गति है ना? क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति है? जवाब है नहीं। आइए जांच करें। आपको एक पत्थर ऐसे बांध लेना है, बचपन में हम ये करते भी थे। आप आलू बांध सकते हैं, कोई और चीज बांध सकते हैं भारी सा, और ऐसे हाथ में एक सिरा लेना है, एक सिरा में बांध के ऐसे घुमाना है। हम लोग करते भी थे बचपन में, इसको बांध करके, है ना। अब इसकी जो स्थिति है वो ऐसे गोल गोल घूमेगी। तो क्या ये सरल रेखीय है? ऐसे ही बच्चे लोग जो ये मेला में घूमते हैं ऐसे वाला, है ना, ये गोल गोल ऐसे घूमता है, बच्चे लोग ऐसे गोल गोल घूम रहे होते हैं। क्या ये सरल रेखीय गति है? जवाब है नहीं। क्या? जब कोई वस्तु विरुद्धीय पथ के अनुदिश गति करती है। क्या कह रहा है? एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फिर से, कि जब कोई वस्तु विरुद्धीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को विरुद्धीय गति कहते हैं या कहलाती है। एक हमने पढ़ा सरल रेखीय गति, जब सीधी रेखा पर चलती है तो, और एक हमने पढ़ दिया कि विरुद्धीय पथ पर जब कोई चीज जो है गति करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विरुद्धीय गति कहते हैं बच्चों। ठीक है, दो आ गया हमारे पास। तीसरा देखिए,
अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक रबड़ बांध लेना है, आलू बांध लेना है, पत्थर बांध लेना है, कुछ भी बांध लेना है आपके पास जो अवेलेबल हो। उसके बाद इसको आपको थोड़ा ऐसे हिला देना है, थोड़ा। उसका ये चीज़ें ऐसे ऐसे हिलेंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से झूला वे झूलते हैं ना स्कूल में, ये भी ऐसे आगे पीछे स्विंग करता है कि नहीं है। तो क्या कह रहा है, क्या यहाँ पर जो कह रहा है, दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ के एक और ले जाइए और फिर छोड़िए, जैसा कि यहाँ पर है ना, देख ही रहे हैं, वही कह रहा है। तो ये कौन सा गति है, इसका जवाब नीचे दे रहा है। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। एक सरल रेखीय गति था, एक वृत्तीय गति था, अब एक आ गया दोलन गति। क्या फर्क है? सरल रेखीय गति सीधा चल रहा है, सीधा गिर रहा है, चाहे इधर उधर किधर भी जाए लेकिन सीधा। जबकि वृत्तीय गति क्या था, वृत्तीय पथ पर कोई चीज घूम रहा था तो वृत्तीय गति हो गया। अब दोलन गति क्या है कि किसी एक बिंदु से गया आगे और फिर चला गया पीछे, फिर गया आगे फिर चला गया पीछे, रिपीट हो रहा है। ओके, थोड़ा और समझना है क्योंकि आगे एक और चीज आएंगी, थोड़ी कंफ्यूजन देखते हैं। ये भी डेफिनेशन आप इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे अपने किताब में। आपको क्या करना है, एक स्केल ऐसे ले लेना है ना, स्केल ले करके ऐसे दबा देना, या तो आप हाथ से भी दबा के देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद इसको ऐसे दबा के ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे जैसे है ना, ऐसे नीचे दबा के छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे होगा, है कि नहीं है। तो कह रहा है कि अब इसकी जो गति है वो क्या है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, है ना। आपके पास अगर स्केल है, कौन वाला, मेटल वाला, तो आप ये कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है, इसको जानिए, इसको समझिए। क्या? यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, देखो यहां से गया और 1 सेकंड के बाद फिर यहां आ गया, फिर 1 सेकंड में यहां और फिर 1 सेकंड में यहां, फिर 1 सेकंड में यहां, फिर 1 सेकंड में यहां। कहने का मतलब है कि हर 1 सेकंड में वो ये दूरी तय कर ले रहा है, एक बराबर दूरी कुछ समय के बाद, चाहे वो 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, लेकिन अगर कुछ निश्चित समय पर वो अपनी दूरी, वो फिक्स दूरी तय कर रहा है तो उसका एक अलग नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। आप चाहें तो इसको अंडरलाइन करके याद कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। मैंने क्या कहा, फिर ध्यान दीजिएगा। हम दौड़ रहे हैं, मान लीजिए हम हर सेकेंड यहाँ से यहाँ चला जा रहा है हमारा हाथ, हम दौड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ चला जा रहा है हर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये एक निश्चित दूरी हर बार हमारा हाथ तय कर रहा है, ये हमारा आवर्ती गति कहलाएगा। जब कोई वस्तु विरुद्धीय गति में होती है तब वो बार बार विरुद्धीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करती हुई अपनी गति को दोहराती है। विरुद्धीय गति एवं दोलन गति दोनों ही क्या हैं, आवर्ती गति हैं। अब जब कोई चीज गोल गोल घूम रहा है तो मान लीजिए 1 चक्कर वो 1 मिनट में लगा ले रहा है, फिर 1 चक्कर 1 मिनट, फिर 1 मिनट में 1 चक्कर। कहने का मतलब है कि 1 मिनट में 1 कंप्लीट चक्कर और रिपीट हो रहा है, यानी फिर वही बात हो गई ना, निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। जब कोई विरुद्धीय गति में है तो भी क्या है, वो दोलन, ये आवर्ती गति है। और जब कोई दोलन वाला है, दोलन गति है, वो भी क्या है, आवर्ती गति है। तो आप यहाँ पर यह कह सकते हो कि जो आपका आवर्ती गति है, आवर्ती गति जो होता है उसी के अंतर्गत क्या आते हैं, आपका विरुद्धीय गति भी आता है, विरुद्धीय गति, और उसी के अंतर्गत आपका दोलन गति भी आता है। क्या, दोलन गति। दोनों गति क्या है, आपका आवर्ती गति है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आई होप कि आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कह रहा है, आप बच्चों को पार्क देखिए अथवा किसी बच्चों को पार्क का भ्रमण कीजिए, कभी अपने अगल बगल में पार्क में जाइए, विभिन्न प्रकार की गति का ध्यान दीजिए, उनका सरल रेखीय, विरुद्धीय, दोलन गति का वर्गीकरण कीजिए। आपको अलग अलग यहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं इनमें कौन कौन से गति में है ये आपको बताना है। ये सरल रेखीय गति में होंगे, ये सर्कुलर में होंगे यानी विरुद्धीय गति में होंगे, ये दोलन गति में होंगे, और ये ऊपर नीचे हो रहे हैं ये कौन से गति में होंगे, ये भी दोलन गति में होंगे। ये इनका जो ये वाला होगा, रस्सी जो होगा ये विरुद्धीय गति में होगा, और ये नीचे गिर रही है तो ये सरल रेखीय गति में होगा, है कि नहीं है। यही आपको पहचानना था। अब आपको लिख देना है इसमें चार्ट में। इस तरीके से हमारा एनसीईआरटी खत्म होता है। ठीक है, जहाँ पर हमने क्या क्या देखा, माप का पहले सब कुछ देखा, फिर हमने गति के बारे में सब कुछ देखा, और मैं जो नोट्स दूंगा उसमें ये सारी चीज़ें फिर से शॉर्ट में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, उसके लिए भी तैयार रहिए। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे एक्सरसाइज जल्दी से। ठीक है,
क्यों नहीं खुल रहा है? यहाँ पर एक तालिका दिया गया है जहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए, दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी नापनी है, दो शहर के बीच की दूरी, बड़ी दूरी होगी। बड़ी दूरी को हम लोग किस में नापेंगे बच्चों? बताइए, आप ही लोग बताइए। हम लोग बड़ी दूरी को किलोमीटर में नापेंगे, है कि नहीं है? सिक्के की मोटाई, सिक्का पतली चीज़ है, उसको हम लोग किस में नापेंगे? सेंटीमीटर भी नहीं होता, 1 सेंटीमीटर फिर भी इतना हो जाएगा, इतना मोटा सिक्का नहीं होता। मैंने पहले भी कहा, सिक्के की मोटाई का आप मिलीमीटर में नाप लीजिए, मिलीमीटर में। रबर छोटा सा होता है लेकिन फिर भी 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो एक उसको आप सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। इरेजर का आप किस में नाप सकते हैं? सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। विद्यालय का मैदान जो है आपका, उसको आप किस में नाप सकते हो? मीटर में नाप सकते हो, क्योंकि विद्यालय का मैदान मान लीजिए 50 मीटर 60 मीटर होता है, ठीक है, जनरली छोटे मोटे विद्यालय में। आगे बढ़ते हैं, बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर सत्य असत्य के बारे में आपको दिया है, कथन है। पहला क्या है? एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति होती है। बिल्कुल सीधा चल रहा है, सरल रेखीय गति है, सही है। कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो गति में है। यस, संदर्भ बिंदु से अगर स्थिति समय के साथ परिवर्तन कर रही है तो वो गति में है, परिवर्तन नहीं कर रही है तो वो स्थिर में है, सही है। 1 किलोमीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर नहीं, गलत है। 1 किलोमीटर में बेसिकली 1000 मीटर होते हैं। कितने क्या होते हैं? मीटर। और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 किलोमीटर में हम कह सकते हैं कि आपको 1 लाख सेंटीमीटर होंगे। क्या होंगे? 1 लाख सेंटीमीटर होंगे, तो ये गलत है। निम्न में कौन सा लंबाई मापने का मात्रक नहीं है? अच्छा, मानक मात्रक नहीं है। मिलीमीटर से लंबाई नापते हैं और मानक भी है, ये पूरी दुनिया में बराबर होता है। सेंटीमीटर से लंबाई नापते हैं और मानक है, पूरी दुनिया में बराबर होता है। किलोमीटर पूरी दुनिया में बराबर होता है, लेकिन बालिस्ट जो होता है वो मात्रक तो है नापने का, लेकिन मानक मात्रक नहीं है बच्चों, ध्यान देंगे। अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीता लीजिए। इस सभी पैमाने में प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान की ज्ञात कीजिए। अपने परीक्षण की तालिका में लिखिए, ये आपका काम है। इसको मैं क्या ही बताऊं, अपने घर में अगर कोई फीता होता है तो उसमें छोटा से छोटा आप क्या नाप सकते हो, यानी उसमें मिलीमीटर सबसे छोटा है या सेंटीमीटर सबसे छोटा है या उसमें इंच सबसे छोटा है, वो आपको लिखना है, नाप का है। अगला 5 नंबर देख लीजिए बच्चों। मान लीजिए कि आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए, 1.5 किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में ज्ञात करेंगे तो 1.5 को हम लोग को 1 मीटर में होता है, 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर, तो इसको हम लोग को 1000 से गुना करेंगे तब ये किलो बराबर 1000 हुआ और मीटर बचा। तो इस हिसाब से 1 ठो पॉइंट से 1 ठो जीरो गया, बचा 1 5 और 2 ठो जीरो, यानी 1500 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर में 1500 मीटर होता है। एक गिलास या बोतल लीजिए, गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। गिलास या बोतल का वक्र लंबाई नापने के लिए आप सीधा स्केल का नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको दर्जी वाला फीता का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। आपके दोस्त की लंबाई आप नाप लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक सिक्का दिया गया है, अनुमान लगाइए कि जब किसी पुस्तिका के एक और के पूरे किनारे पर रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक सिक्का रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? पुस्तिका उसके किनारे पर सिक्के का 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। देखिए, इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझा देते हैं। मान लीजिए ये बुक है, ठीक है। अब बुक में क्या ही बनाऊं, है ना, ये बुक है मान लीजिए। अब इस बुक की जो मोटाई है, अनुमान लगाइए कि कितना मोटा होगा। मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का है। कितना सिक्का लगेगा? एक सिक्का इतना मोटा है मान लीजिए, कितना सिक्का लगेगा एक के बाद एक, तो ये बुक के बराबर मोटा हो जाएगा। अनुमान लगाइए और फिर नाप करके अपना अनुमान जो है देखिए। तो मुझे पता आप नहीं करने वाले हैं, लेकिन कर लीजिएगा अगर हो सके तो। आगे बढ़ते हैं। सरल रेखिया, वृत्तीय एवं दोलन गति के 2 उदाहरण दीजिए। तो सरल रेखिया जैसे कि सड़क पे चलती हुई कार, ऊपर से छत के ऊपर से गिरता हुआ कोई भी चीज़, आप ईटा, ठीक है, किसके सर पे गिरेगा? चलो, उसके अलावा वृत्तीय गति एवं दोलन गति का, वृत्तीय गति में आप ले लीजिए सर्कुलर ना पंखा, पंखे का मतलब सीलिंग फैन जो होता है उसका जो हाथ होता है, पंखा भी क्या होता है? वृत्तीय गति में होता है। उसके अलावा आप वृत्तीय गति में, हमने तो वो वाला गोल वाला घुमाया ही था, कुछ और एक्स्ट्रा सोच लेते हैं जो वृत्तीय गति में घूमता हो। हाँ, मौत के कुआं में जो गाड़ी चल रही होती है वो भी वृत्तीय गति में होती है। 2 ये हो गया। दोलन गति का कुछ अलग सोच लेते हैं। हाँ, जब कोई दौड़ रहा होता है तो उसके हाथ दोलन गति में होते हैं। कार जब ड्राइविंग कर रहा होता है तो ड्राइवर्स जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो उसका स्ट्रिंग होता है वो दोलन गति में होता है। चलिए, हमने अलग अलग कुछ एग्जाम्पल दे दिए।
अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में, कुछ को सेंटीमीटर में, कुछ को मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए और तालिका में लिखिए। मिलीमीटर में किसको नाप सकते हैं? सिक्का को, गिलास की मोटाई को, कागज की मोटाई को, बहुत पतली कॉपी को हम लोग मिलीमीटर में नाप लेंगे। सेंटीमीटर में किताब को नाप लेंगे, सेंटीमीटर में कंप्यूटर को नाप लेंगे, सेंटीमीटर में आपका ज्योमेट्री बॉक्स को नाप लेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, अच्छा स्केल को नाप लेंगे मिलीमीटर में खुद स्केल को ही नापेंगे। मीटर में आपके घर की लंबाई, घर के छत की लंबाई, मैदान की लंबाई, है ना, मीटर में नाप सकते हैं। और भी होंगे एग्जाम्पल अपने हिसाब से। अब ये रोलर कोस्टर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ये बॉल जो है इधर से गिराया गया है, यहाँ तक आएगा। तो बताना आपको ये है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी गति होगी। देखो यहाँ से जब यहाँ तक आएगा, यानी क से ख तक, तो ये सरल रेखीय गति होगी। क्या होगा? सरल रेखीय गति होगी। लेकिन ख से जब ग तक जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विवृत्तीय गति हो जाएगी। और ग से घ तक में भी विवृत्तीय गति, घ से अंगा तक में विवृत्तीय गति, और है ना अंगा से लेके चौ तक में भी, चौ में फिर सीधा हो जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा सरल रेखीय गति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वो उसके लिए निम्न में सामग्री पर विचार करती है। मतलब 1 मीटर का पैमाना अपने से बनाएगी नाप नुप के। ठीक है, प्लाईवुड का बनाए कि कागज़ का बनाए कि कपड़ा का बनाए कि लचीला रबड़ का बनाए कि स्टील का बनाए, इनमें से किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? अच्छा, करना तो देखिए, प्लाईवुड का बना सकती है, कागज़ का भी बना सकती है, कपड़ा का भी बना सकती है, रबड़ का नहीं बना सकती है। देखो रबड़ का मान लो, अगर इतना बड़ा रबड़ को मान लो वो नाप के लिखेगी कि ये हुआ 1 2 3 ऐसे नाप के लिखेगी, और रबड़ को ऐसे खींच देगा तो क्या हो जाएगी? एक जो है नंबर के बड़ का हो जाएगा, है कि नहीं है? तो रबड़ का हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्केल वो जैसे खींच खींच के अलग अलग नापेंगे इलास्टिक का, तो फिर अलग अलग नाप बताएगा, तो वो सही नहीं होगा। अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रक के रूपांतरण पर एक कार्ड खेल बनाना है आपको। अपने हिसाब से खेल बनाना, तो एक काम करो, 20-25 ठो कार्ड ले लो, उसमें लिख दो 1 मीटर, है ना, 1 किलोमीटर, कुछ ऐसा लिख दो। उसके बाद उसके आंसर्स का भी लिख दो कार्ड में। ठीक है, आंसर्स कि 1 किलोमीटर बराबर इतना मीटर, 1 सेंटीमीटर इतना, तो कुछ का मतलब रूपांतरित रूप सब लिख दो। सब कार्ड को एक साथ रख दो, और क्वेश्चन सबको आप कार्ड को एक डेक बना लो। उसके बाद उसको सफल कर दो, दोस्तों को बोलो चुन ले अपने हिसाब से। जब वो चुन लेंगे उसके बाद उसका सही आंसर उसको उठाना है। अगर वो सही आंसर उठा ले तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर उसने सही आंसर नहीं उठाया, नीचे में से रखा हुआ कार्ड में से, ठीक है, अपने सवाल का सही आंसर नहीं उठाया, है ना, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने का या किलोमीटर को मीटर में चेंज करने का, जो भी उसका आंसर नीचे रहेगा, सही उठाया तो गेम में बना रहेगा, अगर गलत उठाया तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। इस तरीके से लास्ट में जो सबसे ज़्यादा सही सवाल का जवाब देगा वो गेम में बना रहेगा। ऐसा आप एक गेम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो जाता है, और यहाँ के बाद हम चलते हैं अब अपने रिवीजन की ओर। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तब तक आप वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ करिए शेयर, ताकि उनको भी देखने को मिले एक बढ़िया सा वीडियो। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर लंबाई एवं गति का मापन है। फिर से एक बार आप सबका वेलकम कर लेते हैं। तो वेलकम प्रोटीन्स क्लास 6 के हम लोग को 5th चैप्टर में देखना यह है कि मापन का महत्व क्या है। मापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमें लंबाई, दूरी, समय, वजन आदि को सटीक रूप से मापने में सहायता करता है। इस तरह से पैर से नापते थे पहले ज़माने में। लंबाई मापन का 2 विधि है, एक पारंपरिक विधि, एक समस्या असमान मापन। अच्छा, लंबाई मापन का जो पारंपरिक मापन विधियां थी उसमें यह समस्या था कि उसमें असमान मापन होता था। ठीक है, साइड लिख दिया पीपीटी वालों ने, तो थोड़ा सा मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं। तो पारंपरिक मापन विधियां क्या थी कि प्राचीन काल में लोग अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते थे। हाथ का, अंगुली का, बाजू का, पैर, अंगूठा आदि का उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए किसान अपने खेत की लंबाई मापने के लिए कदमों का इस्तेमाल करता था ऐसे। अब इसका क्या था कि असमान हो जाता था, कदम सबका सेम साइज का तो है नहीं, शरीर के अंगों का आकार प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, इसलिए विधि जो है अविश्वसनीय थी, जाहिर सी बात है। इसी के कारण हुई एक मानकीकृत मापन प्रणाली की आवश्यकता। अब इस मानकीकृत जो है मापन प्रणाली की आवश्यकता इधर ही से पता चला, क्योंकि सबका अलग अलग कौन मानेगा भैया? तुम बोलेगा इतना खेत दिया, वो बोलेगा नहीं हमारा इतना ही खेत हो रहा। चलो, उसके लिए हमारे पास जरूरत पड़ गई किसकी? एसआई मात्रक की।
मानक मात्रक एसआई मात्रक, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। वैज्ञानिकों ने एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, फुल फॉर्म भी यही है, को अपनाया, जो विश्व भर में मान्य है, हर जगह लोग मानते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। लंबाई के विभिन्न मात्रक आपको याद कर लेने हैं। किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, और मिलीमीटर हो गया बहुत छोटा, बहुत छोटा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 1 किलोमीटर होना था, गलत लिख दिया, रोड की लंबाई वगैरह नापने के लिए। ये देखिए किताब वगैरह के लिए हम लोग टेबल वगैरह मीटर से नाप सकते हैं, छोटा सा है, इसमें हम लोग सेंटीमीटर और इसमें हम लोग मिलीमीटर ऐसे गज वगैरह को नाप सकते हैं। ठीक है, फोटो दिया गया था। अगला है लंबाई मापन के लिए उपयोगी उपकरण क्या क्या होते हैं। मीटर का पैमाना, मेजरिंग स्केल, जो आपने देखा होगा बहुत सारे दर्जी के पास या फिर कपड़ा बेचने वाले के पास। मापन फीता, फीता दर्जी के पास देखा होगा। ठीक है, या घर के भी काम करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैपिलर, जो ये वाला था, जो लिखा है ना वर्नियर कैलिपर, वो ये वाला है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग। आप अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, लैब में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्क्रू गेज है ना, सूक्ष्म मापन के लिए, बहुत छोटा के लिए गेज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये वाला वर्नियर कैपिलर था, यही वाला तो होता है। स्क्रू गेज वगैरह भी इसी को कहते हैं, पता नहीं यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा है। वर्नियर कैलिपर, अच्छा, छोटी वस्तुओं के सटीक मापन हेतु। स्क्रू गेज सूक्ष्म मापन के लिए, स्क्रू गेज। अच्छा, स्क्रू गेज का फोटो यहाँ दिया नहीं है बच्चों, लैब में होता है। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊँ, वो मतलब पी आकार का होता है। ठीक है, मुझे याद आया, वो ऐसा होता है, वो ऐसा पी आकार का होता है स्क्रू गेज। ठीक है, यहाँ पे रखने का होता है, टाइट करने का होता है, इसमें स्केल बना हुआ रहता है, इस तरह का रहता है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज आपको इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिएगा, यहाँ पर फोटो नहीं डाला गया है। और ऊपर जो हमने आपको दिखाया बच्चों, है ना, ये वाला, ये वर्नियर कैलिपर ही है। ठीक है, स्क्रू गेज यहाँ नहीं दिया है। स्क्रू गेज उस तरीके का होता है जैसा मैंने आपको पी आकार का होता है, और लैब वगैरह में होता है। यस, याद आया मुझे। मापन का सही विधि, अब कैसे नापना है। पैमाने को हमेशा वस्तु के संपर्क में रखना चाहिए, सटा के रखना है। आंख को पैमाने के बिल्कुल सामने रखना चाहिए, ये तो मैंने आपको अच्छे से पहले डिटेल से बता दिया। यदि पैमाने का सिरा टूटा हुआ है तो शून्य के बजाय किसी अन्य ज्ञात वाले को आपको लेना है संदर्भ बिंदु। उसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, दूरी एवं संदर्भ बिंदु का रिलेशन देखिए। दूरी किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच का वास्तविक मार्ग की लंबाई, या बिंदु की बात की कह रहा है। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, यहाँ के बीच की लंबाई है कि नहीं है। संदर्भ बिंदु क्या है, किसी वस्तु के स्थिति को मापने के लिए लिया गया निश्चित बिंदु। अगर ये कार कितनी दूर है हमसे, तो मान लो हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा, हम हुए संदर्भ बिंदु, किसी की दूरी नापने के लिए जहाँ से हम देखते हैं। अच्छा, बिंदु होगा ही जरूरी नहीं है, बिंदु एक चीज है, एक जगह भी हो सकती है। बिंदु में कोई बिंदु ही होगा ये जरूरी नहीं है। उदाहरण, किसी स्कूल और बागीचे के बीच की दूरी मापने के लिए बस स्टैंड को संदर्भ बिंदु मान सकते हैं। यदि किसी गाड़ी को किलोमीटर मीटर पथरी, है ना, माइलस्टोन पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा है, तो इसका अर्थ है कि वो बिंदु दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। पहले ही हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं, है कि नहीं है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत सिंपल है यार। अब ये आपको नोट कर लेना, आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लेना। गति क्या है, कोई वस्तु यदि समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वो गति में होती है। गति के मापने के लिए हम संदर्भ बिंदु की आवश्यकता हमें होती है। हम बिना संदर्भ बिंदु के हम गति का नहीं बता सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पृथ्वी के हिसाब से हम गति में हैं, जबकि हम अपने रूम के हिसाब से स्थिर हैं। गति के प्रकार, सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर चलती है, सड़क पर चलता कार, ट्रेन। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती है, घड़ी की सुई, फैन के पंखे वगैरह। दोलन गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित स्थिति से इर्द गिर्द दोलन करती है, तो झूला, पेंडुलम। और ये वृत्तीय और दोलन दोनों किसमें आया था, आवर्ती गति के अंतर्गत आ रहा था। ओके बच्चों, तो आप ये नोट कर लो। गति एवं विश्राम में संबंध भी देखो, क्या हो गया। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वो गति में है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वो विश्राम में है। ये आपको डेफिनेशन हो गया। उदाहरण के लिए, कार जो सड़क पर चलती है गति में है, खड़ी इमारत विश्राम में है। किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट है। कार जो सड़क पर चलती है उस इमारत के हिसाब से कार गति में है, और जो वो इमारत है वो हमारे हिसाब से स्थिर में है। चलो, उसके अलावा निष्कर्ष देख लीजिए। मापन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसआई प्रणाली वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त और मीटर इसका मुख्य मात्रक है। लंबाई का मीटर मुख्य है।
गति विभिन्न प्रकार की हो सकती है, सरल, रेखीय, वृत्तीय और दोलन गति। वैसे और भी मात्रक होते हैं, ठीक है। वजन का जैसे किलोग्राम होता है, एसआई मात्रक है कि नहीं है। ऐसे ही दूरी का जैसे मीटर हो गया, ऐसे ही प्रकाश की तीव्रता का कैंडेला हो गया, ऐसे ही बहुत सारे और भी होते हैं। आप जैसे जैसे ऊपर क्लास में जाओगे आप एसआई मात्रक और पढ़ते जाओगे। संदर्भ बिंदु गति का निर्धारण करने के लिए आवश्यक होती है ना। इतना ही सब कुछ था बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या होता है, नोट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और लास्ट में एक चीज़ मैं कह दूं कि मैं थका हुआ था काफ़ी, पूरा दिन मैं हॉस्पिटल में था, जिसकी वजह से आई होप कि मे बी आपको ये फील हो सकता है कि थोड़ी एनर्जी कम है क्लास में, मे बी क्योंकि मैं पूरा दिन बिजी था और अभी जस्ट आया और फिर मैं क्लास ले लिया क्योंकि टाइम टेबल दिया हुआ था। बहरहाल जैसा भी रहा, मैंने अपने तरफ से पूरी अच्छी कोशिश की है। तो आप वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और दोस्तों करो शेयर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।